ये इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इस बार चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद जताई। इंटरव्यू में उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। योगी आदित्यनाथ ने अपने गर्मी वाले बयान पर भी सफाई दी, जिसके जवाब में जयंत ने चर्बी वाला बयान दिया था। कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं। कौन तो इसमें बुरी बात क्या है जी, तो कल आप जा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है। और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार कि इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को। बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में 80-20 की लड़ाई वाली बात दोहराई। उन्होंने साफ कहा कि विकास पसंद करने वाले राज्य के 80% लोग बीजेपी के साथ हैं। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए,
ये अन्य योजना क्यों मिल रही है? क्योंकि अब तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था। ये जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहां चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं? तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे, जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं। और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस 80% और 20% को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हर वह व्यक्ति जो सुरक्षा पसंद कर रहा है, किसान कल्याण की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, रोजगार की योजनाओं को पसंद कर रहा है, विकास को पसंद कर रहा है, वह बीजेपी के साथ आएगा और 80% बीजेपी के साथ आएगा। और योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी पार्टी 2017 की ही तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत लेकर यूपी में बहुमत की सरकार बनाएगी। उनके मुताबिक 2019 के चुनाव में बना विपक्ष का गठबंधन इस बार के समाजवादी पार्टी के गठबंधन से ज्यादा मजबूत था। 2017 में आप लोगों ने यहां पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि यह इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में जन विश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सो देखा जाना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आजादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। इतना प्रचंड जन समर्थन, और वह केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो, या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि जो एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की ये सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी।
एमआईएम नेता ओवैसी पर फायरिंग की घटना पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बात की। उन्होंने गोली चलने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही सभी नेताओं से अपील की कि भाषणों के दौरान सभी वर्गों और समुदायों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। हमारे मध्य वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। एक दूसरा, मैं सभी दलों के नेताओं से भी इस बारे में अपील करूंगा कि मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं को कुचलने का भी कुत्सित प्रयास कतई न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसके रिएक्शन देखने को मिलते हैं और इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। योगी आदित्यनाथ के साथ ये पूरा इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे। ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर पार्टी आलाकमान को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऊपर बैठे लोग पंजाब में अपने इशारे पर चलने वाला मुख्यमंत्री चाहते हैं। असल में 6 फरवरी को कांग्रेस पंजाब में सीएम चेहरे के नाम का ऐलान करने वाली है, जिसके लिए खुद राहुल गांधी लुधियाना पहुंचने वाले हैं और उससे पहले ही सिद्धू ने अपने तेवर दिखा दिए। एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, सिद्धू ने इशारों में सीधा हमला कर दिया आलाकमान पर ही। जी किशोर, नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले भी वो दबी जुबान में अपनी बात कहते आए हैं, लेकिन अब खुलकर उनके जो मन की बात है वो छलक कर सामने आई है। लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का तकरार सामने आना, आला कमान के ऊपर हमला करना, ये पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो पंजाब में सीएम चेहरे पर के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस आला कमान को ही निशाने पर ले लिया। पंजाब कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर जारी खींचतान के बीच सिद्धू अमृतसर में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने उन्हें सीएम पद का चेहरा बनाए जाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हमारा सीएम कैसा हो? नवजोत सिद्धू जैसा हो। इसी कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में सीएम चेहरे की दावेदारी को लेकर आला कमान पर निशाना साधा। ऊपर वाले ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਤਾਂ ਥਈਆ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੇ ਪੈਸਾ मिलेगा। यही नहीं, सिद्धू ने बगैर नाम लिए इशारों में सीएम चन्नी पर भी सवाल उठा दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी सामने आए। उन्होंने पार्टी नेताओं को सीएम चेहरे के मुद्दे को बेवजह तूल नहीं देने की नसीहत दे डाली और साफ कर दिया कि पार्टी आलाकमान जिसका नाम तय करेगी वो उसका समर्थन करेंगे। कमजोर होवे, तगड़ा होवे, जीनू पार्टी कहेगी ऐसी उदे नाल चलना है। वहीं बीजेपी ने पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर सिद्धू के बयान को गांधी परिवार पर हमला बता दिया। सिद्धू जी का सीधा सीधा आक्रमण कर दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आक्रमण है, प्रियंका गांधी पर आक्रमण है। इस घमासान के बीच कांग्रेस आलाकमान की ओर से बताया गया कि पार्टी 6 फरवरी को पंजाब में सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी। सौबात की एक बात यह कि सिद्धू का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब खुद राहुल गांधी पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे का ऐलान करने लुधियाना पहुंचने वाले हैं। निजी सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण पर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एक दिन पहले अदालत ने खट्टर सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें हरियाणा के निजी दफ्तरों में 75% नौकरियां राज्य के ही लोगों को देने का नियम बनाया गया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में सब्जियों से भरा एक ट्रक खाई में गिरने से ड्राइवर घायल हो गया। विश्व कैंसर दिवस पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान सुर्खियों में आ गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होता। इसके पीछे उन्होंने दलील दी कि गांवों में कई लोग तंबाकू खाते हैं लेकिन उन्हें कैंसर नहीं हुआ, जबकि कुछ लोग कभी तंबाकू नहीं खाते मगर उन्हें कैंसर हो गया। कैंसर तो बिना तंबाकू पीने वाले को भी होता है, ऐसा नहीं तंबाकू पीने वाले और जो तंबाकू ज्यादा पीते हैं उनके कभी कैंसर होता ही नहीं। बड़ी खबर रूस से। रूस ने अमेरिका के यूरोप में अपनी और फौज उतारने के फैसले को तबाही लाने वाला कदम बताया है। इतना ही नहीं, उसने ये तक कह दिया कि यूक्रेन विवाद का खत्म होना अब मुश्किल है।
2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3000 अमेरिकी सैनिक पोलैंड, जर्मनी और रोमानिया जैसे यूरोप के देशों में तैनात करने पर मोहर लगाई थी, जिस पर रूस बुरी तरह भड़क गया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका ने यूरोप में हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने अपने और यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में अपने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी भेज दिए, जो वहां पहुंच चुके हैं। अमेरिका के यूरोप में अपनी और फौज उतारने के फैसले पर रूस आग बबूला हो गया है। उसने इसे अमेरिका की बहुत बड़ी गलती बताया और जंग छिड़ने के जो हालात बने हुए हैं उनका ठीकरा पूरी तरह से अमेरिका पर फोड़ दिया। रूस के उप विदेश मंत्री तो ऐसे भड़के कि उन्होंने अमेरिका के कदम को विनाशकारी तक बता दिया, मतलब ऐसा फैसला जिसका अंजाम तबाही ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब अमेरिका ने यूरोप में अपनी फौज की तैनाती बढ़ाने का फैसला कर ही लिया है तो अब यूक्रेन के मसले का हल निकलना मुश्किल है। यह बहुत बड़ा बयान है क्योंकि अब तक अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन विवाद पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं हो पाया है। ऐसे में जब रूस के उप विदेश मंत्री अब खुद ही समस्या का समाधान निकालने पर शक जता रहे हैं तो उससे अमेरिका और रूस में जंग की आशंका को और हवा मिल रही है। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने तो यूक्रेन विवाद सुलझाने की अमेरिका की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका ने यूरोप में अपनी फौज की तैनाती बढ़ाने का फैसला करके हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। यूरोप में हालात पहले ही बेहद नाजुक बने हुए हैं। उस पर रूस के इस दूसरे बयान ने भी रक्षा विशेषज्ञों को की सांसें अटका दी हैं। पुतिन के प्रवक्ता ने अमेरिका के कदम को यूरोप में तनाव बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि अमेरिका का फैसला इस बात का सबूत है कि रूस की अपनी सुरक्षा के लिए चिंता करना बिल्कुल वाजिब है। 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 3000 सैनिक पोलैंड, जर्मनी और रोमानिया जैसे यूरोप के देशों में तैनात करने की मंजूरी दे दी थी। ये तीनों अमेरिका और 29 देशों की सेनाओं के गठबंधन नाटो का हिस्सा हैं और नाटो की संधि कहती है कि अगर किसी भी नाटो देश पर हमला हुआ तो वो उसके सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सभी देश मिलकर उस देश की रक्षा करेंगे जिस पर हमला हुआ। और क्योंकि रूस ने पिछले कुछ महीनों से अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक पड़ोसी देश यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़े किए हुए हैं, इसलिए इस इलाके में नाटो के सदस्य देशों पर भी आंच आने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से अमेरिका ने नाटो की संधि का हवाला देकर यूक्रेन के आसपास के नाटो देशों की रक्षा के लिए अपने सैनिक भेजने का फैसला किया, लेकिन रूस ने इसे अमेरिका का पैंतरा माना और उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पड़ोसी देश बेलारूस भेज दिए, जो कि वहां पहुंच भी गए। वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाता। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में एक है, इसलिए जो भी देश रूस से यह मिसाइल सिस्टम खरीदता है, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे देता है। S-400 ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो जमीन पर खड़े खड़े हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ते दुश्मन देश के हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तक गिरा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, मतलब कि रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है और तो और एक साथ 80 टारगेट्स को शूट कर सकता है। इसका रडार इतना दमदार है कि अपने टारगेट को तुरंत भांप लेता है और इसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। S-400 मिसाइल सिस्टम की इसी ताकत की वजह से अमेरिका को इससे दिक्कत है, क्योंकि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी अपने जाल में फंसा लेता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो रडार के पकड़ में नहीं आते और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रूस के S-400 सिस्टम की नजर में आए। ये तो हुई रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम की ताकत की बात। अमेरिका के लिए इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बेलारूस के दक्षिण पश्चिम में जहां ये मिसाइल सिस्टम भेजे जा रहे हैं, वो पड़ोसी पोलैंड के बॉर्डर के पास है। वही पोलैंड जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी और सेना भेजने का आदेश दिया है, क्योंकि वो नाटो का साथी है और अमेरिका के खेमे में है। हालांकि रूस का कहना है कि उसने बेलारूस के साथ सिर्फ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए अपने ये घातक मिसाइल सिस्टम वहां भेजे हैं। 20 फरवरी तक बेलारूस में यह साझा युद्ध अभ्यास चलना है, लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन पर गड़ी हैं, ऐसे वक्त में उसके पड़ोस में रूस के अपने इतने घातक हथियार की तैनाती ने अमेरिका और नाटो दोनों की त्योरियां चढ़ा दी, क्योंकि रूस पहले ही अपने Su-35 जैसे फाइटर जेट बेलारूस में तैनात किए हुए है। उस पर उसने अपने S-400 सिस्टम भी वहां झोंक दिए हैं। इतना ही नहीं, नाटो और अमेरिका यह दावा भी कर रहे हैं कि रूस जॉइंट ड्रिल के नाम पर अपने करीब 30,000 सैनिक बेलारूस में भेजने जा रहा है।
जो कि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध खत्म होने के बाद बेलारूस में रूस की सेना की सबसे बड़ी तैनाती है। लेकिन बेलारूस ही क्यों? तो बेलारूस ही इकलौता देश है जो इस इलाके में रूस के साथ खड़ा है। 30 साल पहले तक वो सोवियत संघ का हिस्सा था, आज भी रूस के भरोसेमंद साथियों में एक है, और तो और वो नाटो का सदस्य भी नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। ये तो दोस्ती की बात हुई, लेकिन बेलारूस में अपनी फौज उतारने के पीछे रूस के पास एक दूसरी बहुत बड़ी वजह है। एक वजह है बेलारूस की लोकेशन। बेलारूस रूस और यूक्रेन दोनों का पड़ोसी है। बेलारूस का दक्षिणी बॉर्डर यूक्रेन से लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ बेलारूस के पश्चिम में है पोलैंड और उत्तर में है लिथुआनिया और लातविया जैसे देश। ये सब नाटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से अमेरिका के साथ खड़े हैं। सौभाग्य की बात यह कि रूस यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण 3 दिशाओं से जबरदस्त घेरेबंदी में लगा है। वो खुद यूक्रेन के पूर्व में है। 2014 में उसके क्राइमिया इलाके पर कब्जा करने के बाद रूस की यूक्रेन के दक्षिण में भी पहुंच है और माना जा रहा है कि अब बेलारूस में भी अपनी सेना तैनात करके रूस यूक्रेन को उसके उत्तर में भी घेरने की रणनीति को जमीन पर उतार रहा है। पंजाब में ईडी ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। ईडी ने यह कार्रवाई अवैध रेत खनन से जुड़े साल 2018 के मामले में की और एक दिन पहले जलंधर के ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ के बाद सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके ठिकानों पर 18 जनवरी को हुई छापेमारी में ईडी ने करीब 8 करोड़ रुपए कैश बरामद करने का दावा किया था। हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर लगातार हमलावर रहे सीएम चन्नी इस बार अपने भतीजे की गिरफ्तारी पर ज्यादा नहीं बोले। कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं है। वहीं अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने तो मनी, हनी और चन्नी को इस मामले में 3 अहम किरदार बता दिया। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने सीएम चन्नी के भतीजे को जलंधर की एक कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 8 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद इस मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान फिर तेज हो गया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस कार्रवाई को विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश करार दिया। ये जो एजेंसीज है, इनका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। हालांकि कांग्रेस के हमलों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कट कमीशन, करप्शन की मोदी युग में कोई गुंजाइश नहीं है। यही नहीं, बीजेपी ने इसे 2018 में पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से ही दर्ज करवाई गई एक एफआईआर की जांच का नतीजा बता दिया। लेकिन बीजेपी की इन दलीलों से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती दिखी। उसने पंजाब में चुनाव से ठीक पहले हुई ईडी की इस कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल से जोड़ दिया और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी बी टीम अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए चोर दरवाजे से मैदान में ईडी के माध्यम से आ गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। उनके सपने में भी मैं भूत की तरह आता हूँ। रात को वो सोते हैं ना तो 24 घंटे उनके दिमाग में मैं ही घूमता हूँ। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भतीजे की गिरफ्तारी के बहाने फिर सीएम चन्नी के अवैध खनन में शामिल होने की बात कही। सौभाग्य की बात यह कि सीएम चन्नी के भतीजे पर रेत खनन के ठेके हासिल करने के लिए काले धन के लेन देन का आरोप है और ईडी सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछताछ में कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, असदुद्दीन ओवैसी पर लोकसभा में यूपी के हापुड़ में हुए हमले का जिक्र करते हुए ओवैसी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया। मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त ओवैसी की गाड़ी पर एक रोज पहले छिजारसी टोल प्लाजा पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय में उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया, जिसे ओवैसी ने ठुकरा दिया। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को संसद में जवाब देंगे। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या पता चल रहा है? और जी किशोर, इस फायरिंग की घटना के बाद आज संसद में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि आपकी और मेरी जिंदगी एक समान हो। जबकि भारत सरकार ने केंद्र सरकार ने तुरंत इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पहले ओवैसी की सुरक्षा की समीक्षा की और उन्हें तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। अब इस पूरे मामले को लेकर देश के गृह मंत्री संसद में अपना जवाब भी देंगे। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। एक रोज पहले यूपी के हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी।
जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। ओवैसी की कार पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो मेरठ से चुनावी सभा खत्म करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार छिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंची, पहले से घात लगाए 2 हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें लाल और सफेद रंग की जैकेट पहने 2 बदमाश पिस्तौल से ओवैसी की कार पर गोलियां दागते दिखाई दिए। लगा होगा कि कोई खतरा है। जिस तरह की घटना कल हुई, वो सांसद भी हैं, तो उसके बाद अगर सरकार का निर्णय है तो इनपुट के आधार पर होगा। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर सचिन और शुभम नाम के दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने दावा किया कि दोनों आरोपियों ने उन्हें बताया कि वो ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के दिए बयानों से नाराज थे। सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है, उससे आहत थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। साथ ही पुलिस इस घटना के हर पहलू को खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई और वजह तो नहीं। वहीं इस घटना के बाद यूपी का चुनावी पारा और गर्मा गया और शिवसेना ने ओवैसी के काफिले पर हुए हमले के बहाने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बहुत ही निंदनीय है और दिखाता है किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गया है। बीजेपी ने भी ओवैसी पर हुए हमले की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऐसी ताकतों को जो हिंसा में यकीन रखते हैं, उन पर बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। जबकि हैदराबाद में इस घटना के विरोध में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसे गृह मंत्रालय ने उन पर हुए हमले के बाद मुहैया कराने का फैसला लिया था। कार पर हुई फायरिंग के बाद ओवैसी ने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए जेड कैटेगरी की सुरक्षा को ठुकरा दिया। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। ओवैसी पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निंदा की और यूपी सरकार से हमले के पीछे का सच सामने लाने की अपील की। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस मामले में 7 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे। सौभाग्य की बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी ने साल 1994 में राजनीति की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक वो 2 बार विधायक और 4 बार सांसद चुने गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कभी भी कोई सुरक्षा नहीं ली। यूपी के हापुड़ में उन पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी, जिसे ओवैसी ने लेने से इनकार कर दिया।